हम देख रहे हैं क्लास 10th हिस्ट्री एनसीईआरटी का सेकंड चैप्टर। इसके हम लॉन्ग क्वेश्चन अभी करेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन जो है हमारा, इस अध्याय में आपने जो पढ़ा है उसके हवाले से वियतनाम की संस्कृति और जीवन पर चीन के प्रभाव की चर्चा करें। हमें ये बताना है कि जो वियतनाम था उस पर जो चीन की संस्कृति थी वहाँ के लोगों का जो रहन सहन था, उनका प्रभाव जो है वियतनामियों पर कैसे पड़ा। तो चलिए देखते हैं। जिसे आज उत्तरी और मध्य वियतनाम कहा जाता है, जब वहाँ एक स्वतंत्र देश की स्थापना कर ली गई तो भी वहाँ के शासकों ने न सिर्फ चीनी शासन व्यवस्था बल्कि चीनी संस्कृति को भी अपनाए रखा। जो उत्तर मध्य वियतनाम है, जब जो है पहले जो दो हिस्सों में बटा हुआ था, वियतनाम जो है दो हिस्सों में बटा था, एक उत्तर एक दक्षिणी। उत्तरी जो वियतनाम था उस पर किसकी सरकार थी? कम्युनिस्टों की। और दक्षिणी जो वियतनाम था उस पर जो है वो फ्रांसीसी बाओदाई की सरकार थी। लेकिन जब वो स्वतंत्र हो गया वियतनाम, तो उस पर जो है सबसे ज़्यादा प्रभाव में किसका दिखाई दिया? चीनी शासन व्यवस्था का। वो कैसे? वो हम ऐसे देखते हैं कि जो वियतनाम के जो विद्रोही थे, जिन्होंने जो है फ्रांसीसियों के खिलाफ विद्रोह करके जो है वियतनाम को आज़ाद करवाया था, वो चीनी जो कम्युनिस्टवादी थे उनसे बहुत प्रभावित थे। चीनी कम्युनिस्ट जो थे, उन्होंने भी क्या किया था? अपने राजा के खिलाफ विद्रोह किया था और जो है एक गणतंत्र राज्य की स्थापना की थी। वियतनाम इस रास्ते से भी जुड़ा जिसे समुद्री सिल्क रूट कहते हैं। जो समुद्री सिल्क रूट था, जो है पश्चिम के बहुत सारे देशों से होकर गुजरता था, जो कि है अफ्रीका और यूरोप तक जाता था। एशिया, पश्चिमी एशिया से अफ्रीका यूरोप तक जाता था। वहाँ पर ज़्यादातर समुद्री सिल्क रूट क्यों कहा जाता है? उस रूट को ज़्यादातर इसलिए सिल्क रूट का नाम दिया गया है। ये कोई एक ऐसा रूट नहीं था कि भाई यहाँ पर जो है सिर्फ सिल्क का ही वो जो है लेन देन या होता था। सिल्क रूट इसलिए कहा जाता था क्योंकि बहुत सारी चीज़ों की आवाजाही यहाँ से होती थी, लेकिन जो मेन जो था वो है वो सिल्क के कपड़ों का जो है इससे व्यापार होता था, इसलिए इसे सिल्क रूट कहते थे। और ये कोई एक रूट भी नहीं था, ये बहुत सारे रूट थे। इस रास्ते से वस्तुओं, लोगों और विचारों की खूब आवाजाही होती थी, चलती थी। व्यापार के अन्य रास्तों के माध्यम से वियतनाम उन दूरवर्ती इलाकों से भी जुड़ा रहता था जहां गैर वियतनामी समुदाय जैसे रूमेर और कंबोडियाई समुदाय रहते थे। और बहुत सारे रास्ते थे जिससे के माध्यम से जो है वियतनाम दूर दराज के जो है गैर वियतनामी समुदाय रहते थे, जैसे खम्बेर, कम्बोडिया, उनसे भी वो जुड़ा रहता था। चीन के विकास ने वियतनामी राष्ट्रवादियों के हौसले बढ़ा दिए थे। चीन में जब विकास हुआ, चीन में जब गणतंत्र की स्थापना हुई, तो वियतनामी राष्ट्रवादी जो थे उनमें भी हौसला आया। उन्हें भी लगा कि हम भी तो जो है ये जो फ्रांसीसी सरकार है इसके खिलाफ हम विद्रोह कर सकते हैं, या हमारे ही देश के जो तानाशाही राजवंश है उसके खिलाफ हम विद्रोह करके यहाँ पर भी हम जो है एक गणतंत्र की स्थापना कर सकते हैं। चीन ने 1911 में गणराज्य की स्थापना की गई। चीन में जो है गणराज्य की स्थापना कब हुई? 1911 में। सुन यात सेन के नेतृत्व में चले आंदोलन के जरिए जनता ने लंबे समय से चीन पर शासन करते आ रहे राजवंश को गद्दी छोड़ने पर मजबूत कर दिया। जो चीन में गणराज्य की स्थापना हुई उसमें जो है मुख्य प्रयास किसने किया? सुन यात सेन ने। उसने जो है नेतृत्व किया, आंदोलन चलाए, लोगों को राष्ट्रवाद के लिए उकसाया या प्रेरित किया, जिससे लोगों ने जो है अपने राजा के खिलाफ विद्रोह किया और वहाँ पर क्या हुआ? गणराज्य की स्थापना हुई। इन घटनाओं से सबक लेते हुए वियतनामी विद्यार्थियों ने भी वियतनाम मुक्ति एसोसिएशन की स्थापना कर डाली। जब चीन में जो है वियतनाम के जो है कुछ जो विद्यार्थी थे, कुछ विद्वान थे, जो ये सोच रहे थे कि भाई हम भी है अब जो है जो ये तानाशाही शासक है इसके जो है अंडर रहकर हम काम नहीं करेंगे। जब उन्होंने देखा कि चीन में किस तरह से गणराज्य की स्थापना हो रही है, वह विकास हो रहा है, तो उन्होंने भी क्या किया? एक वियतनाम मुक्ति एसोसिएशन के नाम से एक संगठन बना लिया। अब फ्रांस विरोधी स्वतंत्रता आंदोलन का स्वरूप बदल चुका था। अब इस संघर्ष का उद्देश्य यह नहीं था कि संवैधानिक राजशाही की स्थापना की जाए। अब स्वतंत्रता संग्रामी एक लोकतांत्रिक गणराज्य की स्थापना चाहते थे। अब हुआ क्या? जब वियतनाम मुक्ति एसोसिएशन की स्थापना हुई तो जो फ्रांस के विरुद्ध जो है ये स्वतंत्रता आंदोलन कर रहे थे लोग,
अब उनकी जो है भावनाएं और ज़्यादा प्रेरित हुई राष्ट्रवाद के लिए। उन्होंने कहा कि अब हम सिर्फ फ्रांसीसियों से ही नहीं बल्कि जो है अपने देश का जो तानाशाही शासक है उससे भी जो है अब हम अपने राज्य को, अपने देश को जो है स्वतंत्र कराना चाहते हैं। परंतु जल्द ही वियतनाम का साम्राज्यवाद विरोधी आंदोलन एक नए प्रकार के नेतृत्व की देखरेख में तेजी से आगे बढ़ने लगा। 1930 के दशक में आई महामंदी ने वियतनाम पर भी गहरा असर डाला। रबर और चावल के दाम कम हो गए और कर्ज बढ़ने लगा। जब जो है वियतनाम में आंदोलन हो रहे थे और जो वियतनामी विद्यार्थियों ने मुक्ति एसोसिएशन की स्थापना करके और अपने देश को जो है आज़ाद कराना चाहा, वो दौर जो था वहाँ पर, लेकिन क्या हुआ कि एक नए प्रकार के नेतृत्व वहाँ पर आने लगा। क्यों? क्योंकि जो 1930 का दशक था वो क्या था, मंदी का दौर आ गया। मंदी का दौर आने से जो है उनका जो आंदोलन था वो धीमा पड़ गया। उनके जो है रबड़ चावल के जो बागान थे वहाँ पर क्या होने लगा, मंदी के दौर में उपज तो होने लगी लेकिन जो है बिक्री, ये कह सकते हैं कि उनके दाम बहुत कम हो गए। वियतनामियों पर कर्जा बढ़ने लग गया। अब कर्जा बढ़ने लग गया तो क्या करेंगे, वो अपने आप को बचाने की सोचेंगे या दूसरों के खिलाफ़ जो है वो विद्रोह करेंगे। तो सबसे पहले वो यही सोचेंगे ना कि हम अपने आप को जो है कैसे बचाएं, लोगों को जीविका के साधन कैसे जुटाएं। तो इसके आगे फिर क्या हुआ वो देखेंगे हम नेक्स्ट क्वेश्चन में। वीडियो अच्छी लगी हुई तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और आपको ये सारे एनसीईआरटी के जो क्लास 10th के हिस्ट्री के जो हैंड रिटन नोट्स अगर चाहिए तो मैंने डिस्क्रिप्शन में अपना ईमेल आईडी दिया है, वहाँ पर आप मुझे मेल कर सकते हैं। थैंक यू।